सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं। ये अपनी साजिशों की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से वक्त से बहुत पहले गिर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नवाज शरीफ की लंदन से सियासत ने पाकिस्तान में इस वक्त हलचल मचा रखी है। ऑपोजिशन की एपीसी में जारहाना बयान से जो सिलसिला शुरू हुआ वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से वीडियो लिंक खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मुझे चुप कराने की कोशिश भी ना की जाए। नवाज शरीफ उस नहीं बना जो दोहरे मेयार पर खामोश हो जाए। तो नवाज शरीफ के 5 साला दौर में जो रेप केसेस हुए उसकी जिम्मेदारी किस पर है? सानिया मॉडल टाउन में जो बेगुनाह मारे गए उनकी जिम्मेदारी किस पर है? गुर्बत और भूख से उस दौर में जो लोग मरे जिन्होंने खुदकुशियां की, उनकी जिम्मेदारी आज मियां नवाज शरीफ किस पर डालते हैं? क्या अपने 5 साला दौर की ये तमाम जिम्मेदारियां नून लीग या मियां नवाज शरीफ कबूल करने को तैयार हैं? आज वो हक और सच की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये सच 2013 से 2018 के हकाइक को नज़रअंदाज करने से आधा सच महसूस हो रहा है। नवाज शरीफ अपना सख्त बयानिया किस तरह से पार्टी पर थोप रहे हैं, इसकी एक मिसाल आज ही सामने आ गई जब एहसन इकबाल ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने पर नून लीग के 5 अरकान पंजाब असम्बली को पार्टी से निकाल दिया, जबकि फैटफ की वोटिंग में गैर हाजिर नून लीगी पार्लिमानी अरकान को भी शो कॉज नोटिस जारी किए गए। लेकिन एक हफ्ते पहले एहसन हमारे प्रोग्राम में यहीं मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ था जो बिल्कुल मुख्तलिफ था, ये भी देखिए। पार्लियामेंट में कई बार ऐसे आप हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे सकते थे। सादिक संजरानी के वाला मामला आया तो आपके अरकान की वफादारियाँ तब्दील हो गई। जब उनकी वफादारियाँ तब्दील हुई, उनको मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया? उनके खिलाफ पार्टी की सतह पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इमरान खान अपनी पार्टी में ऐसी कार्रवाई कर चुके हैं आपके इस वाक़े से कुछ माह पहले। आपकी पार्टी ने इस पर उसूली मौक़िफ़ क्यों नहीं अपनाया? देखिए, इस वक्त जो है कार्रवाई करने का मकसद ये है कि वो लोग जो एलानिया अभी वफादारियां तब्दील नहीं कर पाए, उन्होंने खुफिया तौर पे की थी, हम उन्हें एलानिया हुकूमत की तरफ धकेल दें। अभी आपने देखा है कि चंद माह रह गए हैं और उनमें से जिन लोगों की रुकनीत ख़त्म होगी उनको आइंदा टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी को मालूम है कि तकरीबन किन किन लोगों ने ऐसा किया है। तो इस वक्त कोई कार्रवाई करना कबल अज़ वक्त होगा। वो लोग सरेआम हुकूमत के कैंप में चले जाएंगे। तो सिर्फ एक हफ्ते में एहसन इकबाल साहब का मौक़िफ़ कैसे तब्दील हो गया? कुछ नून लीगी अरकान पंजाब असम्बली तो उस्मान बुज़दार से 2 माह कबल भी मुलाकात कर चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान से भी कुछ नून लीगी अरकान ने मुलाकात की थी। उस वक्त ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? जलील शरफपुरी साहब और उनके हम ख्यालों ने नवाज शरीफ की एपीसी में होने वाली तकरीर पर जो रद्दअमल दिया, क्या ये उसका नतीजा है? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ अली परवेज़ मलिक साहब नून लीग के रहनुमा मौजूद हैं, उनके साथ आजिज़ धामरा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जलील अहमद शरफपुरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हीं से जान लेते हैं पहले कि उनको नून लीग का रहनुमा कहा जाए या अब क्या उनकी पोजीशन है इस वक्त। जलील साहब, पार्टी से निकालने का आपको क्या बाकायदा ऐलान हो चुका है? आप तक ये इत्तला पहुँच चुकी है? इस वक्त आपको नून लीग का रहनुमा कहा जाए या फिर सीनियर सियासतदान कहा जाए? जी, टेलीविज़न ख़बर के ज़रिए ही ये बात पता चली है कि फ़ैसला हुआ है कि पार्टी से निकाल दिया गया है। तो मैं नहीं समझता कि ये फ़ैसला किस तरीके से कानूनी है या जमहूरी है या अखलाकी है। और अभी कल मुझे शो का नोटिस मिला जो 26 तारीख का, जिसके ऊपर डेट डली हुई है और लिखा गया कि 7 दिन के अंदर अंदर वजाहत पेश की जाए। तो अभी तो उस 26 तारीख को भी 7 दिन नहीं हुए और कल मिला है, तो मैंने कल ही पढ़ा है। तो उसके जवाब से पहले ये फैसला आ जाना। वजाहत किस चीज़ की? जो मियां साहब की तकरीर पर आपने अपना रद्दअमल दिया था उसकी, या जो मुलाकात की है उसकी? जी हाँ, कुछ इसका ही मुबहम सा उसमें वर्ड है कि आपने जो बयानिया दिया है वो पार्टी प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। तो मैंने सबसे पहले तो यही है कि वो उसमें क्लियर नहीं है कि मेरी कौन सी बात पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है। उसमें मेरे तो किसी बात में कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं है और कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात को इतराज़ किया जाता है तो चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना कोई गैर कानूनी बात नहीं है, गैर अखलाकी बात नहीं है। इसमें इशू तो कोई इतना था नहीं जिसको बहुत बड़ा चढ़ा लिया गया। अब बहरहाल ये उन पे है जो इस चीज़ को ज़्यादा हवा दे रहे हैं।
सही। चलें शरपुरी साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ। ज़ाहिर है आपसे ये भी जानना है कि अब अगर इस पार्टी से आपको निकाल दिया जाता है तो फिर आगे आपके क्या अज़ाइम होंगे, क्या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं, इस पर बात करते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, ये तो बड़ा मुबहिम सा शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, उनको खुद नहीं पता कि किस चीज़ का शोकॉज है, सूरत हाल को क्लियर होना चाहिए थोड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर आज याद किया। देखिए, मैं शरीकपुरी साहब का जो मामला है उसको तो पूरी तरह से नहीं जानता कि इनको कब शो कॉज नोटिस सर्व किया गया और उसके अंदर क्या इनके ऊपर एक्सप्लेनेशन मांगी, पर मैं आपसे जो बुनियादी बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पार्टी को चंद लोगों के कॉन्डक्ट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो सिर्फ ये कोई एक मामला नहीं है कि उन्होंने जाके बुज़दार साहब से मिला, उनके जो खुफिया राब्ते हुकूमत वक्त के साथ जारी थे और इसके साथ साथ जो डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जो पार्टी की तरफ से पॉलिसी गाइडलाइंस आई उनको जब कंप्लाई नहीं किया गया। इसी किस्म का वाक़या जब सेनेट का इलेक्शन भी आया था उस वक्त भी हमारे एक कैंडिडेट को हार शायद या फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि पूरी तरह से लोगों ने ऑपरेट करके पूरे के पूरे वोट्स वहाँ पे डिलीवर नहीं किए थे। तो ये डिफरेंट किस्म के इशूज़ लोगों के साथ चल रहे थे और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि पार्टीज़ डिसिप्लिन को आगे लेके चलना चाहती हैं और वो बुनियादी असूल जो इस्टेब्लिश करना चाहती हैं वो ये है कि जब आप किसी पार्टी के टिकट के ऊपर मुंतखब होके आते हैं तो आपका उस इलाके के लोगों के साथ ये पब्लिक प्लेज होता है कि मैं अपने कायद, अपने पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको लेके आगे चलूँगा। और जब भी आप उससे बाहर निकलते हैं या उसकी वायलेशन करते हैं तो जो इखलाकी पोजीशन आपकी होनी चाहिए वो ये है कि आप पार्टी को बताएं कि मेरा अब इस बयानिए के साथ या इस मैनिफेस्टो के साथ गुजारा नहीं है, मैं अपनी सीट और अपना टिकट आपको वापस करता हूं और मैं दोबारा एक दफा फिर अपने हलकों के पास अगर कोई एमपीए या एमएनए किसी इख्तिलाफी राय रखता हो तो उसको ये हक नहीं हासिल होता कि वो अपने उस इख्तिलाफ का इजहार करे। आज़ादी इजहार का हक तो ज़ाहिर हर एक को हासिल है, तो वो अपनी राय का नहीं इजहार कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, पर चंद चीज़ें होती हैं जिनको पार्टी के अंदर बैठ के आपको डिस्कस करना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पार्टी के आगे पेश करना चाहिए। और जो पार्टी क़यादत और जो वहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठती है, जब एक दफ़ा फैसला कर ले कि जी उसने जब सारों से इंफॉर्मेशन कर ली है, कंसल्टेशन कर ली है, सारे मामलात को कंक्लूड कर लिए, तो ये फिर नागुज़ीर हो जाता है किसी भी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कि आप उस पार्टी बयानिए को आगे लेके चलें और उसके अंदर इस किस्म की वायलेशंस नहीं हो सकती। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन, आपके बोल्ड टीवी के अंदर देखें, आपके जो सीईओ साहब हैं जब वो फैसला कर लेते हैं तो वो सब के ऊपर लागू होता है, पर वो फैसला करने से पहले ये उनके ऊपर लाजिम है कि वो अरबाब साहब से भी ओपिनियन लें और हर जो दूसरा बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन में उस फैसले से अफेक्टिव होगा उसके साथ कंसल्टेशन का एक प्रोसेस कंप्लीट करें। मगर जब कंसल्टेशन हो जाए कंसल्टेशन की जाती है या नहीं की जाती, ये भी शरपुरी साहब से भी जानते हैं। आजिज धामरा साहब, तो ये अगर क्या पीपल्स पार्टी में भी ऐसी होता है कि आप या 4-5 लोग अगर किसी दूसरी पार्टी के किसी रहनुमा से मिलें और उनको शोकॉज नोटिस जारी हो जाए, उनको पार्टी से निकालने का ऐलान हो जाए? देखें, ये पार्टी का डिसिप्लिन होता है, हर पार्टी का अपना अपना एक डिसिप्लिन होता है कि अगर किसी रुकन असेंबली को हुकूमत वक्त से अगर कोई मुलाकात करे तो अपनी पार्टी को, पार्लियामानी पार्टी को ज़रूर बताता है, क्योंकि ये पार्लियामानी मामलात होते हैं। पार्लियामान के अंदर आपको हाउस के अंदर तो मुलाकातें होती रहती हैं और उससे और जो हमारी कमेटीज़ बनी हुई होती हैं पार्लियामेंट की, उसमें भी हम साथ बैठते हैं। हम खुद पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, वहाँ पर कोई पार्टी मना नहीं करती, मगर स्पेशली आप उस एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट आपकी पार्टी के अगेंस्ट जारी हो और हुकूमत सियासी इंतकाम उरूज पे करके बैठी हुई हो, उस दौरान अगर आप इस तरह की मुलाकातें करते हैं तो पार्टियां पूछती हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक इशू जो है वो जेन्युइन इशू है, उसके ऊपर सिंध में अपोजिशन लीडर ने एक जुलूस निकाला और सुई गैस के हवाले से कुछ गुफ्तगू की और अपनी पार्टी और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कोट करके कुछ बात कही। हालांकि वो था तो पब्लिक इशू, उस पर तो खुश होना चाहिए था, क्योंकि वो तो कहती हैं कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो अवाम के इशू पे खामोश हैं, वो अवाम के इशू पे बात नहीं करते। तो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब एक बात कर दी और वो अवाम के इशू के ऊपर बात की उन्होंने, तो क्या किया आपने, नतीजा क्या निकला है कि आपने उनको 24 घंटे में उनकी वजाहत भी आ गई थी कि वो मेरे बयान का तो गलत मतलब लिया गया, मैंने और उसमें वो रिजाइन भी
वो रिजाइन भी ऐसी 420 वजीर आजम को नहीं कोट किया था, उन्होंने वजाहत भी दे दी थी फौरन। देखें वो रिजाइन, देखें वो तो मीडिया वीडियो क्लिप पे तो एक तो उनका इशू ये है मौजूदा हुक्मरानों का कि वो झूठ भी इतना सफेद बोलते हैं कि कैमरा के सामने बात करके फिर मुकर जाते हैं। उन्होंने बात क्या कही, मैं ये कह रहा हूं कि उनको नहीं निकालते ना, छोड़ देते, ऐसे ही छोड़ देते। अब यहाँ पे जब वो कहते हैं कि जमहूरियत है जी, आपके अराकीन मिल सकते हैं, तो वहां पर आपकी जमहूरियत कहाँ चली जाती है कि एक पब्लिक इशू के पॉइंट किया है उन्होंने, एक बात की है और वो कोट कर रहे हैं आपके वजीरों को और प्राइम मिनिस्टर को, और आपने रिजाइन, उन्होंने रिजाइन तो दिया है ना, उन्होंने रिजाइन जिस फोरम पे देना था वो अलग बात है कि नहीं दी, उनको डर था कि ये एक्सेप्ट ना हो जाए। एमपीए को रिजाइन देनी है स्पीकर के ऑफिस में, वो दे रहे हैं गवर्नर को। गवर्नर तो कोई अथॉरिटी नहीं है रिजाइन एक्सेप्ट करने के लिए या देने के लिए, मगर इस तरह की चीजें होती हैं। तो मैं तो आपको ये वाकया बता रहा हूँ जो रिसेंटली हुआ है और खुद पीटीआई के अंदर ये वाकया हुआ है। सही। तो शरपुरी साहब, ये कंसल्टेशन की बात कर रहे थे अली परवेज़ मलिक साहब के, वो पार्टी के अंदर ही होनी चाहिए, मीडिया पर आकर यूं अपने ख्यालात का इजहार और अपने तासुरात नहीं जाहिर करने चाहिए। तो ये कंसल्टेशन का हक आप लोगों को हासिल था? जब कहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते थे तो मुलाकातें आप लोग करते थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब से या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से? मुलाकातें रही हैं इशूज़ पर उनसे आप लोगों की? देखें गुजारिश ये है, वो तो जब मीटिंग्स होती थी मुलाकात होती रही है, और मीटिंग्स में कभी ऐसा इशू कि जी हमने झगड़े की तरफ जाना है या जो अभी बयानिया अख्तियार किया गया है वो कभी इख्तियार नहीं किया गया। तो दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ये राय रख रहे हैं ओपन टेलीविज़न के ऊपर कि मुझे जरदारी पे एतमाद नहीं है, जबकि पूरी पार्टी उन पर एतमाद कर रही है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब को भी शोकस नोटिस दिया जाएगा, उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा कि वो पार्टी कायद के विजन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो ये बातें इख्तलाफ राय हो जाता है, इसको माइंड करने की बात नहीं है। ये बचकाना सा स्टाइल है। उसमें बुखारी साहब आती हैं वो अपनी राय दे रही हैं, राना मशहूर साहब आते हैं अपनी राय दे रही हैं। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन इख्तलाफ राय का हक दें। ये मैं किसी को जरूरत नहीं देना चाहता कि मेरे बारे में कमेंट्स करें। ज़ाहिर है एक पार्टी का बयानिया जो मियाँ साहब लेकर चल रहे हैं, जिसको मरियम साहिबा कह रही हैं, उसका बोझ कोई नहीं उठा सकता। तो उस पार्टी का बयानिया है कि हमने जरदारी के साथ चलना है, पार्टी का बयानिया है कि हमने जरदारी के साथ चलना है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्टी की बयानी की नफी कर दी ना कि जरदारी के ऊपर इतमाद नहीं है। तो वो रख सकते हैं इख्तलाफ राय, मुझे भी जरदारी साहब के ऊपर इतमाद नहीं है, तो वो ख्वाजा आसिफ साहब की राय अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट राय है। तो ये चीज़ें गुस्सा करने की नहीं होती, इन चीज़ों पे आप ये नहीं कह सकते निकाल दीजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सियासी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत में इख्तलाफ राय होता है, यही जमहूरियत का हुस्न है। फिर एक तरफ इख्तलाफ करना है डिक्टेटर के साथ और अपनी पार्टी के अंदर आमरीत लेके आनी है, ये कैसी जमहूरियत है? सही। तो अली परवेज़ मलिक साहब, ये शरपुरी साहब के लिए रूल अलग है, ख्वाजा आसिफ साहब के लिए रूल अलग है। पार्टी का डिसिप्लिन तो ये होना चाहिए, चाहे ख्वाजा आसिफ उस डिसिप्लिन को तोड़ें चाहे शरपुरी साहब तोड़ें, दोनों के लिए उसूल एक ही होना चाहिए, दोनों के लिए नतीजा एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब से कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता उन्होंने ये अपनी राय क्यों दी जरदारी साहब के बारे में, और शरपुरी साहब को आप और इनके हम ख्यालों को पार्टी से निकालने की बात हो रही है। अरबाब साहब, मैं बिल्कुल जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है उसके ऊपर जो मियाँ साहब ने आज एक्शन CWC की मीटिंग आप जानते हैं आज ही हुई है, उसके अंदर जो लिया है मैं उसके ऊपर भी बिल्कुल जवाब दे देता हूं, पर मुझे 1 मिनट ज़रा दीजिएगा कि मैं जो पहले जो शरफपुरी साहब ने बात की मैं उसका जवाब दे दूँ। देखें, बात यह है कि पार्टी की पॉलिसी कुछ और चीज़ होती है और आपकी पसंद नापसंद जो जाती होती है वो एक सेपरेट मामला है। जब आप एक पॉलिसी तय कर लेते हैं कि आपने इस बयानिए पे चलना है, आपने हुकूमत के साथ कोई कॉरपोरेशन नहीं करनी, क्योंकि उस हुकूमत ने एक आम आदमी का कचूमर निकाल दिया है, उसने इस मुल्क के इदारों को सियासी पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए इस्तेमाल किया है और इस चीज़ को स्टैंप सुप्रीम कोर्ट भी लगा देता है। तो इस किस्म की सिंपलिस्टिक व्यू आप नई चीज़ों के ऊपर ले सकते। क्लियर कट पॉलिसी डायरेक्शन है कि आपने कॉर्पोरेट इस हुकूमत के साथ नहीं करना, क्योंकि इनकी काबिलियत भी इनकी परफॉर्मेंस भी इतनी डेफिशिएंट है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह हम इनको ये अपना कंधा दे सकें। आसिफ साहब ने जो बयान दिया वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है या पार्टी पॉलिसी की वायलेशन है? आ रहा हूं, मैंने आपको कहा है, मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं आपको बता रहा हूं सर, मैंने बिल्कुल चलें पहला सेगमेंट का आपका जवाब दे दिया। दूसरी बात के ऊपर मैं आपको आ रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस लिया है
ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान जरदारी साहब के बारे में उन्होंने किसी निजी चैनल के ऊपर दिया है और उन्होंने आज CWC मीटिंग के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब से गुजारिश की है कि आप जरदारी साहब से बात करके इस मामले को क्लैरिफाई करें और इस चीज की गवाही आपको जो CWC के अंदर 50-100 मेंबर्स बैठे हुए थे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये आज की डेवलपमेंट है। शायद जब लिया जाता है तो कोई कार्रवाई की जाती है, गुजारिश तो नहीं की जाती नोटिस लेने के बाद? तो अली साहब जी बिल्कुल, आपकी जो वायलेशन होती है उसकी सिवियरिटी देख के आप डिसाइड करते हैं कि आपने कितना एक्शन लेना है। ये जो शरकपुरी साहब का और बाकी दोस्तों का मामला है, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं हुआ, इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया एक बड़ा पस मंजर मौजूद है। ये एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स है, सीरीज ऑफ कोऑपरेशंस है, सीरीज ऑफ क्विड प्रो को जो आपका अरेंजमेंट चल रहा है, लेकिन टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस टाइम एक्शन हुआ। अली साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, रुकिएगा जरा। शरकपुरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जल्दी से कह लीजिए, फिर धामरा साहब की तरफ जाना है। होती है उसका जरूर मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। हर वायलेशन की सिवियरिटी को देख के उसके मुताबिक लीडरशिप जो बेहतर समझती है वो एक्शन लेती है। ठीक है जी शरकपुरी साहब क्विकली। सर मलिक साहब की खिदमत में गुजारिश है कि मेरी किधर वायलेशन जो पार्टी से साबित कर सकते हैं, और चीफ मिनिस्टर को मिलना क्या पार्टी का वायलेशन है? मैं 10 दफ़ा मिलूँ, 20 दफ़ा मिलूँ, 50 दफ़ा मिलूँ, हाँ वो मुझे कह सकता मुझे मत मिलो, हाँ वो कहेगा तो मैं नहीं मिलूंगा। जब चीफ मिनिस्टर मेरी इज्जत करता है और मैं चीफ मिनिस्टर की इज्जत करता हूँ, इसमें वो हमारा चीफ मिनिस्टर है, गुस्से वाली बात कौन सी है? पार्टी वायलेशन तब है अगर मैं चीफ मिनिस्टर को वोट दूं, मैं पार्टी के फैसले के खिलाफ हुकूमत की फेवर करूं। अगर पार्टी जो जहां पार्टी बात कर रही है कि हुकूमत ने कचूमर निकाल दिया, बिल्कुल दुरुस्त बात है, हुकूमत सही फैसला नहीं कर सकी, अवाम परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें अब पार्टी जो मुस्लिम लीग नून बात कर रही है, जो पीपल्स पार्टी बात कर रही है, मेरा भी वही बयानिया है सही कि बिल्कुल हुकूमत ऐसे फैसले नहीं कर सकी जो अवाम को रिलीफ दे सकते, कोई इख्तलाफ राय नहीं है। लेकिन मुलाकात के ऊपर इतराज़ कैसे किया जा सकता है? मेरा पर्सनल मामला है, कौन मुझे रोक सकता है मुलाकात करने से? कहाँ की जब पार्टी वायलेशन है? सही, चलें इसका जवाब अली साहब से लेते हैं। जी आजिज साहब, अब ये ख्वाजा आसिफ साहब तो सीनियर तरीन लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, आसिफ जरदारी साहब पर वो एतमाद नहीं कर रहे, तो फिर ये APC में आप और नून लीग मिलकर कैसे चल सकेंगे आगे? जो PDM की तहरीक चलनी है, क्या मुस्तकबिल होगा फिर इसका, जब इस तरह से बद एतमादी की फिजा इब्तिदा में ही कायम हो गई? तो देखिए PDM का जो फ्यूचर है वो तो आपको पता है कि बहुत ही एक उनका बेहतर मुस्तकबिल है, और अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो हमने जलसा ही नहीं शुरू किया है, हमने तो सिर्फ शेड्यूल दिया है। और हुक्मरानों की कैंपों में जो खलबली मची हुई है और जो परेशानी है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी सिंध में मखदूम फैमिली की गिरफ्तारी हुई है, सीनियर एक हमारे सियासी रहनुमा हैं सैयद कायम अली शाह साहब, उनको बुलाया गया है। तो बात यह है कि APC से पहले ये सारी चीज़ें याद क्यों नहीं है नैब को, इसलिए नैब जो है वो इस्तेमाल हो रही है। नैब की तरफ तो जाइएगा, लेकिन अभी PDM में जो आपके इत्तेहादी हैं नून लीग, ख्वाजा आसिफ साहब कल उन्होंने जिस तरह बोला कि आसिफ जरदारी साहब पर उन्हें एतमाद नहीं है, तो ये बद एतमादी की फिजा इब्तिदा में ही आप लोगों के दरमियान कायम हो गई है, कैसे? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी, मैं उसी तरफ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब जो है एक खुली किताब है, जिस शख्स ने इस मुल्क में कोई क्लर्क भी अपने पावर पे कंप्रोमाइज नहीं करता, मगर आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की किसी भी करारदाद पास किए बगैर, पार्लियामेंट ने करारदाद पास नहीं की थी, बल्कि उन्होंने खुद कहा था पॉलिटिकल लीडरशिप को कि आए और बैठे और ये इख्तियारात जो ऐवान सदर के पास हैं वो पार्लियामेंट को वापस करना चाहता हूं, और उन्होंने एज इट इज़ वो जो इख्तियारात थे वो पार्लियामेंट को कर दिए। इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब, देखिए अभी एक वजाहत आपके प्रोग्राम में आ रही है PMLN की जानिब से कि आज की मीटिंग में मियाँ साहब ने कहा है कि वो पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर जरदारी साहब से रब्ता करें। ये बात अगर ये नहीं कहते तो मैं ये बिल्कुल मुतालबा करता आपके प्रोग्राम के अंदर कि बिल्कुल PMLN को नोटिस जारी कर जाना चाहिए था ख्वाजा आसिफ को कि वो इस मौके के ऊपर इस तरह की बातें करके किसका काम करना चाहते हैं और किसको खुश करना चाहते हैं और किसको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ये मेरी डिमांड अपनी जगह पे बिल्कुल थी, मगर अभी आपके प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले PMLN ने अगर ऑन एयर ये बात की है कि मियाँ साहब ने ये बात की है, देखते हैं अगर वो अपनी वजाहत देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इन्हीं टॉक शोज के अंदर फिर हम अपना मौक़िफ़ देने में भी हक बजाने वो। सही, ठीक है, लेकिन अब अगर वजाहत नहीं आती ख्वाजा आसिफ साहब की या किसी और रहनुमा की तरफ से फिर इस तरह की बदएतमादी शो की जाती है, जाहिर की जाती है, तो फिर धामरा साहब फिर जाहिर है आगे आप देखें अगर वो मुकम्मल एतमाद है नून लीग पर, ख्वाजा आसिफ अगर वजाहत नहीं देते तो ये, 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 ख्वाजा आसिफ अगर वजाहत नहीं देते तो ये
मैंने कहा कि मैं हक महफूज रखता हूं, मैंने ये ऑप्शन रखा है आपके प्रोग्राम में, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो वजाहत नहीं देते, इतने बड़े फोरम में अगर लीडरशिप उनको कहती है, उसके बावजूद अगर कोई वजाहत वो नहीं देते, तो मेरे ख्याल में एक नोटिस का आना बिल्कुल बनता है। अब ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्होंने जो डायरेक्शन दी है ख्वाजा आसिफ को, कि वो उनसे ये पूछें ज़रूर कि किसके इशारे पे और क्यों ये बयान आपने दे दिया, किसी निजी महफिल में नहीं दिया, पार्टी मीटिंग में नहीं दिया, नेशनल टीवी पे दिया है। तो अगर ये वजाहत नहीं आती है और PMLN उसको नोटिस नहीं देगी, तो फिर इन टॉक शोज के अंदर मैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी ऑफिशियली टॉक शो में आएगी और वो अपना हक बजाने होगी कि अपना मौक़िफ़ दे। और दामना साहब, एतजाज़ एहसन साहब ने भी गुफ्तगू की है, मियाँ साहब पर उन्हें भी एतमाद नहीं है, तो उनको पीपल्स पार्टी ने, लीडरशिप ने उनसे पूछा है, उनको गुजारिश की है कि वो भी क्लियर करें अपने मौक़िफ़ को। जी, ये पहले बात हुई थी, पहले ही उनसे ये राब्ता हुआ था, मगर अब ख्वाजा साहब, क्योंकि एतजाज़ हसन साहब के पास कोई ओहदा नहीं है, वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है अभी, वो काबिल एहतराम हैं, सीनियर हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है, मगर ख्वाजा साहब की जो पोजीशन पार्लियामेंट के अंदर और पार्टी के अंदर है, वो इंतहाई कलीदी किरदार अदा कर सकती है पोजीशन, और बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है और ये अहम क्वेश्चन है कि उनसे ये वजाहत तलब की जानी चाहिए। अगर वो जो अभी आपके प्रोग्राम में ये बात मुझे पता चला है कि उनको कहा गया है कि वो अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, अगर नहीं करेंगे तो हम इस शक का इजहार करेंगे कि ये इस सारी तहरीक को डैमेज करने के लिए हो सकता है कि ये बयान दिया गया। ठीक है, तो शरकपुरी साहब, अब आपका और आपके हम ख्याल जिन लोगों का पार्टी से निकालने का फैसला हो चुका है, अब आप लोगों का मुस्तकबिल क्या है? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे? कुछ और चल रहा है जहन में? क्या आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं फिर? जी देखें, बात यह है कि कोई जहन में कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ ये है कि जो गलत फहमी मुस्लिम लीग के कायदीन के जहन में आई है, उसको मैं तो कहूँगा कि उसे दूर होना चाहिए। और अगर ये इसी तरह का फ़ैसला इन्होंने फ़ाइनल कर लिया तो फिर यही है कि हम भी गली गली कहेंगे मुझे क्यों निकाला। ये तो मेरी, अब बाकी लोग हैं वो अपनी उनकी एक ओपिनियन है, बार मेरी ओपिनियन क्लियर है, मुझे कोई ऐसा अब हार्म नहीं है और ना ही मैंने कोई गलत काम किया है, ना ही मुझे उस पर ऊपर कोई शर्मिंदगी है, बल्कि इन्हें सोचना चाहिए कि ऐसी बातों के ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। किसी को भी इशू हो सकता है, पर्सनल लेवल पे मिले या कोई इलाकाई मसले पे मिले, तो इतराज़ वाली कौन सी बात है। ठीक है, चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब फिर वापस आते हैं तो ज़रा कॉन्फ्रेंस के आगे क्या प्लान है, किस तरह से आगे। नून लीग ने तो अपना लाएमल दे दिया कि वो अलग से भी जलसे करते रहेंगे। 12 तारीख को उनका कराची में जलसा है, फिर 16-17 को गुजरावाला में भी जलसा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के क्या प्लान हैं, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तो अली मलिक साहब, अभी ब्रेक से पहले शरकपुरी साहब ने जो गुफ्तगू की थी कि क्या आप किसी से मुलाकात करना, उससे कहीं पार्टी रूल्स वायलेट होते हैं? सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है उससे तो कोई भी MP MNA वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, अपोजिशन का क्यों ना हो, मिल सकता है अपने इलाके के मसाइल बताने के लिए, उनके हल के लिए। फिर इसमें गलत क्या था? अरबाब साहब, आपने 2 इश्यूज़ टेकअप किए। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया उसको मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं वहाँ पे ख़ुद बैठा हुआ था, मैं अपने भाई धामरा साहब को यही बताना चाहूँगा कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने हाईएस्ट लेवल के ऊपर उसका नोटिस लिया है, और हम नहीं चाहते कि जो ये अच्छी फ़िज़ा कोऑपरेशन की सारी पार्टीज़ के दरमियान बनी हुई है और जिसके बाद ये PDM का फोरम क्रिएट हुआ है इस नालायक और जो हुकूमत है उससे छुटकारा हासिल करने के लिए, हम नहीं चाहते भी किसी भी तरह से ये माहौल ख़राब हो। अगर किसी इंडिविजुअल की ज़ाती ओपिनियन, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हो, चाहे वो एतजाज़ एहसन साहब हो, वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये है कि लीडरशिप उन आवाज़ों को किस तरह से डील करती है और किस तरह से इस फ़ज़ा को कायम रखती है। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे आपके लाइव शो के ऊपर बता के जा रहा हूँ, आप इस बात को कंफर्म भी कर लीजिएगा और यकीनन दामरा साहब भी कर लें। अब जो शरकपुरी साहब का मामला है, देखें मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि जी जहाँ पे पॉलिसी की वायलेशन होती है वहाँ पे पार्टी को एक्शन लेना चाहिए और यकीनन उन्होंने लिया है, और जहाँ पे ये आपको एक रिपीट पैटर्न नज़र आए तो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेना चाहिए, जो शायद इन MPs के केस के अंदर आपको सामने नज़र आ रहा है। अगर शरकपुरी साहब समझते हैं कि इन्होंने किसी जगह के ऊपर कोई वायलेशन नहीं की तो मेरी इनसे TV के ऊपर यही गुजारिश होगी। SN इकबाल साहब हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो शरकपुरी साहब के साथ
पहले MNA भी रह चुके हैं, नहायत ही कॉम्पिटेंट और एक इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। इनको चाहिए फ़ौरन उनसे राब्ता इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें और उनको अपने जो वजाहत है बिल्कुल दे सकें, ताकि अगर कहीं पे कोई गलत फहमी हो उसको रेमेडी किया जा सके। पर अगर इनको उनसे राब्ते के अंदर कोई दुश्वारी है, मुझे बता दें, मैं उनको यकीनन कन्वे कर दूंगा। पर ये एक रिपीट पैटर्न था जिसकी वजह से पार्टी ने ये बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। राब्ता आप कराएं ना, क्योंकि जब एहसान इकबाल साहब ने भी शोकॉज किया नोटिफिकेशन से पहले, उनको इन लोगों को बुलाना चाहिए था, मिलकर बात करनी चाहिए थी। जी जी शरपुरी साहब। नहीं, अली भाई से गुजारिश है, मुझे नोटिस कल मिला है, 26 को ये साइन हुआ है और उसमें लिखा गया है जी 7 डेज़ के अंदर अंदर जवाब दें। तो वो मैं जवाब बड़े अदब एहतराम से लिखूंगा, वजाहत पूरी पेश करूंगा, फिर पार्टी उसके ऊपर मुझे बुला के पूछ सकती है और मैं इंशाल्लाह वहाँ जाके भी वजाहत कर दूंगा। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, कोई मुझे किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं है और ना ही मुझे कोई हेजिटेशन है। सही जी अली साहब, बिल्कुल ठीक बात है जी, जवाब दें उसके बाद। और अगर इनको इसके अंदर कोई दिक्कत होती है, अपनी एक्सप्लेनेशन ख़त की शक्ल के अंदर देना चाहते हैं, उनसे टाइम मांगना चाहते हैं, उनको बिल्कुल लिखें। वो कल भी लाहौर के अंदर मौजूद हैं। कल उन्होंने 1 बजे जो हमारा पार्टी का सेक्रेटरी पे वहाँ पे मौजूद होना है। इनको चाहिए उनके साथ ये MNA भी रह चुके हैं शरकपुरी साहब, अगर मेरी यादाश्त मुझे सही सर्व करती है तो उनसे बिल्कुल मिलें और ये वजाहत और ये मामला तो उम्मीद है कि बखैर आफियत हल हो जाएगा। इसके अंदर मैं कोई रोल अदा कर सकता हूं तो मुझे भी वो खत दे दें, मैं भी उन तक पहुंचा दूंगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। शरकपुरी साहब भी आपसे राब्ते में रहेंगे। अब आजिज साहब, अब ये जो अब हम देख रहे हैं कि जब से APC हुई है उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, फिर शाहिद खाकान साहब की पेशी, फिर आसिफ अली जरदारी साहब की पेशियाँ भी चली रही हैं। बिलावल को भी ऑन एंड ऑफ बुलाया गया, मौलाना फजलुर रहमान को भी बुला लिया अब नैब ने, उनके फ्रंटमैन को गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये अगर एक एक करके इस तरह से ये रहनुमा गिरफ्तार होते रहे तो फिर ये आपकी PDM इससे मुतासिर नहीं हो जाएगी? देखें, इसको अगर आप यूँ कहें कि APC के नतायज आना शुरू हो गए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि आप देख रहे हैं कि पहले नैब बड़े कंबल ओढ़े आराम से सोई हुई थी, मगर जैसे ही APC हुई है और अच्छा इनका बयानिया ये है, टॉक शो जो खबरनामा PTI है जो आपको 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे TV पे नज़र आती है, वो यही कहते हैं कि जी हमें कोई इनसे ख़तरा नहीं है और ये क्या कर सकते हैं, इनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, हम इनसे घबराते नहीं हैं। मगर दूसरी जो जानिब है आपको इन सारी कार्रवाइयों लेकिन धामरा साहब उनका भी नजर आ रहा है। हुकूमत और एक बयान ये भी देती है कि ये जो आपने कहा कि APC के नताइज सामने आ रहे हैं, बड़ी हुई है हुकूमत, ये सारे केसेस तो पहले से चल रहे थे, इनमें गिरफ्तारियां एक्सपेक्टेड थी और इन्हीं के नतीजे में APC हुई थी ताकि कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा सके हुकूमत के खिलाफ इन केसेस से बचने के लिए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि केसेस चल रहे थे तो ये केसेस तो भाई नैब के चल रहे हैं। अगर ये थोड़ी देर के लिए माना जाए तो ये हुकूमत क्यों कहती है कि हमने जो है वो एहतसाब शुरू किया हुआ है और एहतसाब कर रहे हैं? तो भाई आपका एहतसाब तो 0/0 पे खड़ा है ना, आप तो कोई एहतसाब नहीं कर रहे हैं अगर थोड़ी देर के लिए ये बात को मान लिया जाए। और मैं मोहतरम चेयरमैन नैब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारे केसेस चलो थे, मगर APC के फ़ौरन बाद जो नतायज आना धड़ाधड़ शुरू हुए हैं और आगे चलते रहेंगे और मुझ जैसे ग्रास रूट के कारकुन तक भी ये नतायज आते हैं जिसकी हमें कोई परवाह नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को ये फैसला करना पड़ेगा कि ये जो धड़ाधड़ दवाई जो कीमतें बढ़ी हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, ये तो खुद देख भी नहीं सकते होंगे कि लोग दवाई जो रूटीन की दवाई है, जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, उन्होंने भी खरीद करना छोड़ दिया है। तो बड़ी बड़ी अस्पतालों में मरीज को लेने के बजाय लोग जो हैं दम दुरूद पे गुजारा कर रहे हैं। वो तो जा रहे हैं किसी आमलों के ऊपर कोई तावीज़ कर दे और उनके प्यारों का कोई इलाज हो जाए। गैस महंगी हो रही है, आप देखें दालें महंगी हैं, आप देखें कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो सस्ती है। तो इसलिए अगर पॉलिटिकल पार्टी ने अब भी किसी मसलियत का, मैं अगेन कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता किसी मसलियत का शिकार हुई तो ये अवाम खुद तहरीक चलाएंगे और अगर लीडरशिप लेस कोई तहरीक चल पड़ी तो ये और ज़्यादा खतरनाक होगी। अब इसलिए वक्त पूरा हो गया, ये तहरीक चलेगी, ये राय अमा जोड़ेंगे हम और ये इनकी जो नायली है, इनकी कश्ती अगर डूबेगी तो शेख रशीद जैसे जो खुद साख्ता तर्जुमान है उनकी वजह से इनकी कश्ती डूबने वाली है जो डूब रही है। मगर पब्लिक के इशू पे अपोजिशन अब जमा है। हमने अगेन कहा है कि आपको जो कार्रवाई करनी है नेब के हवाले से वो करते रहें, हम कोई मुतालबा नहीं करते हैं
कि APC दानिश साहब पॉइंट आपका आ गया, आपके मैं वापस भी आता हूँ, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीर आज की है उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद रद्द-ए-अमल दिया और अली मलिक साहब उन्होंने ये कहा कि मियां साहब की मदद भारत कर रहा है। जिस वक्त उनको बाहर भेजा गया हमें तो ये बताया गया था कि बस मियां साहब अब मरे कि तब मरे, वो मरने वाले थे लेकिन अब वो भले चंगे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने वाजे कर दिया है कि मैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, किसी के दबाव पर इस्तीफ़ा देने वाला नहीं हूँ। तो फिर कैसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी फिर? अरबाब साहब, अब अगेन आपने 2 सवाल किए हैं। पहले मियां साहब की सेहत से जो रिलेटेड है हम उसको टैकल कर लेते हैं और उसके बाद जो दूसरा वाला जो मामला है उसके ऊपर आ जाएंगे। मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब की जब तबीयत बिगड़ी थी तो क्या वो नैब की कस्टडी में नहीं थे? नैब ने अपनी कस्टडी के अंदर जब उनका डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट करवाया था तो उनको पता चला था ना प्लेटलेट काउंट 2000 के करीब हैं और उसके बाद इनके हाथ पैर फूल गए थे और रात के आखिरी पहर ये उनको सर्विसेज अस्पताल इन्होंने शिफ्ट किया था। क्या आप ये भूल गए हैं? आपको याद है कि किस तरह से इन्होंने डॉक्टर ताहिर शमसी को कराची से बुलाया था जिसने मियां साहब को आके पर्सनली एग्जामिन किया था और उसने बताया था कि उनके गम से ब्लीडिंग हो रही है और बाकी डिफरेंट बॉडी के ऊपर पूरे वो क्लॉटिंग के निशानात हैं और उसने टीवी के ऊपर इंटरव्यू देते हुए कहा कि 5% चांस ऑफ सर्वाइवल है। क्या हम ये सारी बातें भूल गए हैं कि ये सारा का सारा उस वक्त हुआ था जब हुकूमत के पोजीशन के अंदर, उनकी कस्टडी के अंदर मियां नवाज शरीफ मौजूद थे? तो ये इस किस्म की बातें जो इमरान खान साहब अब कर रहे हैं ये किसी भी हुकूमत को ना ये शोभा नहीं देता। ये कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ना मियां नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से गए थे, उन्होंने तो आपको अगर याद हो कहा था कि मैं तो यहीं पे इलाज कराऊंगा। हुकूमत ने कहा था कि नहीं, आपकी कंडीशन इतनी सीवियर है कि आपको अपने मौलद से जाके इलाज कर लेना चाहिए। और अब वो वापस भी उसी वक्त आएंगे जब उनके डॉक्टर्स जो हैं उनको ग्रीन चिट देंगे और वो ट्रैवल करके वापस आएंगे। जिस तरह से इलेक्शनों से पहले जब उनकी कोई मजबूरी नहीं थी तो अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के बेटी का हाथ थाम के क्या वो वापस नहीं आए थे? तो ये चीज़ें किसी भी हुकूमत को अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से लोगों की सेहत के ऊपर सियासत करें। तो मेरी तो उसके ऊपर यही गुजारिश होगी। अब आपकी बात कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, वो ढामरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी डेफिशिएंट है। आप फॉरेन पॉलिसी का फ्रंट देख लें, आप इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देख लें। आप क्या भूल गए हैं कि जब चीनी की आज क्या कीमत है? जब आपके घर वाले चीनी लेने जाते हैं तो 110 रुपए किलो की उनको आज चीनी मिलती है, जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर 50 रुपए किलो मिलती थी। क्या आप भूल गए हैं कि आज 20 किलो के आटे की कीमत 1700 रुपए किलो हो गई हुई है और अभी तो आपकी फसल उतरी है? आप सोच सकते हैं आगे दिसंबर जनवरी में जाके जब मियां साहब के दौर में कीमतें मुस्तहकम थी, मुल्क पर कर्जा तो बढ़ रहा था, इसका मतलब वो भी आर्टिफिशियली उसको उस वक्त मुस्तहकम रखा हुआ था। ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान का कर्जा भी कम हो रहा है। अरबाब साहब, आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे एंकर हो। मेरी आपसे गुजारिश ये होगी, ये जो कर्जों की बहस है ना, इसको भी वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर लो। मैं आपके पास टीवी के ऊपर कह के जा रहा हूं कि जो हमारे 5 साल के अंदर जो 10,000 अरब का कर्जा लिया गया था उसके पीछे एक लंबी दास्तान है प्रोजेक्ट्स की। 12,000 मेगावाट बिजली, मोटरवेज, सीपेक के मंसूबे और क्या नहीं। और मैं आपके पास ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं कि इनका इकोनॉमिक सर्वे जो हर बजट के साथ रिलीज होता है उसको उठा के देखें कि जितना कर्जा हमने 5 साल के अंदर लिया था क्या इन्होंने 2 साल के अंदर ले लिया है कि नहीं ले लिया। और अगर ले लिया है, इनसे भी तो कोई पूछे कि आपने ईंट तो एक किसी जगह रखी नहीं, कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है सामने दिखाने को, तो आपने ये कर्जा कहां पे खर्चा? इस मामले पर एक और नशिस्त आपके साथ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हुकूमती नुमाइंदगी भी उसमें मौजूद हो। कर रहे हैं तो काइंडली इन चीजों को पूरी तरह रिसर्च कर लें। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे किसी आने वाले दिन। शरपुरी साहब, अब जाहिर है ये जो मूवमेंट शुरू हुई है पीडीएम, अब ये जब आपके शहरों में जलसे होंगे तो आप अपनी पार्टी के लिए कारकुनान को मुतारिक करेंगे, आगे मौजूद होंगे, भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे अली भाई सुन रहे हैं और पार्टी जब ये कह रही हम निकाल दिया तो पहले तो पार्टी ये बयान दे कि ये हमारे पार्टी का मेंबर है, तो फिर उसके बाद ही मुझे सारा प्रोग्राम दें और हम हाजिर हैं। इसमें ऐसी कौन सी बात है? सही। और अगर पार्टी डिसओन कर देती है आपको, फिर उसके बाद? शरीफपुरी साहब, मामला जो तय हुआ वो ये था कि आप एक्सप्लेनेशन अपनी जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है उसको पार्टी के आगे रखेंगे ताकि बात एक दफा अच्छी तरह खुल के सामने आ जाए, उसके बाद फिर आगे लेके चलेंगे। ठीक बात है, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैं जो आप एक्सप्लेनेशन है लिखकर भेजूंगा, ठीक है, और पार्टी के फैसले का इंतजार करूंगा। चलें, बहुत शुक्रिया। जलील अहमद शरपुरी साहब, अली परवेज मलिक साहब, आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे।
गुफ्तगू हो रही थी और अब ये शरकतपुरी साहब का मामला भी सेटल हो जाएगा, जिस तरह अली परवेज़ मलिक साहब ने उम्मीद दिलाई कि एहसान इकबाल साहब से रब्ता किया जाए और उस मामले को भी हल किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मुल्क में इस वक्त कैंसर की जो शरह है वो खौफनाक हद तक बढ़ रही है, क्या इसकी वजूहत हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में 22,000 से ज़ायद कैंसर के केसेस सामने आए हैं। डाउ यूनिवर्सिटी कैंसर रजिस्ट्री ने आज एक नई तहकीकी रिपोर्ट जारी की है जिसमें गुज़िश्ता 10 साल के दौरान कराची में कैंसर के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने में आया है, जिनमें पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर, दूसरे नंबर पर मुंह का कैंसर है और गुज़िश्ता 10 सालों में 22,000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 9,112 मर्द जबकि 13,746 खवातीन भी शामिल हैं और ये केसेस सिर्फ डाउ यूनिवर्सिटी कैंसर रजिस्ट्री में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कराची के मर्दों में मुंह के कैंसर के मुतासरीन की तादाद पूरे मुल्क से ज़्यादा है और इस तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक अल्कोहल, गर्म मशरूबात, बारबेक्यू ग़िज़ाई नाली के कैंसर का सबब बनते हैं और कराची के बच्चों में दिमाग और आसाबी निज़ाम का कैंसर आम है, जबकि जिल्द का कैंसर भी कराची में फैलने वाले 10 कैंसर्स की फहरिस्त में शामिल है। ऐसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे पहले तो ये 10 साल में 22,000 केसेस सामने आए और ख़वातीन में इसकी शरह ज़्यादा है, क्या वजूहत हैं इसकी? ये देखें, ये एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी की जो है स्टैटिस्टिक्स वो पब्लिश की गई हैं। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि यही है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बड़ी रजिस्ट्री है जो बीच में स्टैटिस्टिक्स जमा नहीं कर रही थी वो कराची कैंसर रजिस्ट्री है, जिसको डाउ यूनिवर्सिटी भी कंट्रीब्यूट करता है और उसको डॉक्टर शाहिद परवेज़ उसके डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसमें जो है आप देखेंगे तो वो अभी पब्लिश नहीं हुआ है डेटा, लेकिन मुझे मालूम है 2000 तक उसमें 33,000 केस, जबकि हमारे पास जो है ये 22,000 10 साल में है। इसकी वजह ये है कि मरीज हैं उनकी अपनी मर्जी है वो किस लेबॉर्ट्री में जाते हैं और किस अपने उस स्पेसिमेन की तशखीस किस जगह से कराते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, अब ये 10 साल में ये जो 22,000 केसेस सामने आए हैं, फिर अब इसकी रोकथाम के लिए भी ज़ाहिर इक़दाम करने होते हैं, इसमें भी अलग अलग तरह के कैंसर्स हैं। अब ये किस कैंसर के लिए किस तरह से आगाही मुहिम चली जाए, किसको कैसा रोका जाए? अब मर्दों में मुंह के कैंसर की शरह ज़्यादा है, ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की शरह ज़्यादा है, तो फिर किस तरह से इस पर काम किया जाना चाहिए? इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसमें एक तो ब्रेस्ट कैंसर है जिसके अभी काफ़ी उसके ऊपर प्रेस में भी आता है, पिंक रिबन वीक भी मनाया जाता है, पिंक रिबन डे मनाया जाता है। उसका मकसद जो है लोगों में आगाही है वो ब्रेस्ट कैंसर के। और एक चीज़ ख्याल में रखनी चाहिए कि अगर कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है तो वो क्योर भी हो जाता है, उसमें हो सकता है कि आपको और कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाए। तशवीश की जो बात है वो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे पास ओरल कैंसर के मुंह का ओरल कैविटी का कैंसर जो है वो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इस वक्त दोनों मर्दों और औरतों में दूसरे नंबर पे है। और इसकी सबसे बड़ी वजह पान, गुटखा, टालिया ये हैं और जब तक कि इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तब तक ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। और लेजिस्लेशन मौजूद है, लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है कि जो कानून बनाए गए हैं वो कानून जो है वो इम्प्लीमेंट। और डॉक्टर साहब, क्या पिछले 30-40 सालों में ये कैंसर बहुत ज़्यादा आम बीमारी बन गई है? हम देखते हैं 35-40 साल पहले की अगर बात करें 70s-80s में ये इतनी कॉमन बीमारी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें आमतौर पर ये हुआ करती थी, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टीनेजर्स भी
जो यंग जनरेशन है वो भी इसका शिकार हो रही है, तो इसकी क्या वजूहात है? इसके बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि अभी इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो है एक ज़माने में तशखीस नहीं की जाती थी, इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीके यहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए लोगों में तशखीस नहीं होती थी और आया नहीं, जो कैंसर था वो आया नहीं पाता। और अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मोडेलिटीज़ आ गई हैं, एंडोस्कोपी बहुत ज़्यादा हो गई है, सीटी स्कैन, एमआरआई होते हैं, इस वजह से भी जो है ये कैंसर जो है बहुत ही जल्दी पकड़े जाते हैं और इनकी डायग्नोसिस होती है। और दूसरी मैं आपको एक और चीज़ पॉइंट आउट करूँ, ये जो है ये पैथोलॉजी बेस्ड है, जो लेबोरेटरी में स्पेसिमेन आया था वो है, असल में जो परसेंटेज जो इंसिडेंस है कैंसर का वो तब मालूम होता है जब ये पोस्टमार्टम, यानी कि जो भी इंतकाल कर जाता है इंसान, मर्द हो या औरत या बच्चा, उसका पोस्टमार्टम किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ वो लोग उसकी इजाज़त नहीं देते हैं, उसके रिलीजियस रीजन भी हैं और लोग नहीं चाहते हैं कि बॉडी जो है म्यूटिलेट हो, लोग ये नहीं चाहते हैं कि दफनाने में कोई देर हो। सही, तो जाहिर है ये प्रोसेस अपना कर ही सही फिगर सामने आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि फॉलो करते हैं पान गुटखा वगैरह, जाहिर है इसकी बड़ी वजूहत हैं, जो मुंह का कैंसर और जो दीगर कैंसर जन्म ले रहे हैं। अब ये पान, सिगरेट, निस्वार, इन सब में तंबाकू मौजूद होता है, खुलेआम ये मिलते हुए नज़र भी आ रहे होते हैं, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को, क्या लेजिस्लेशन होनी चाहिए? चूँकि कवानीन तो मौजूद हैं, इन पर बहुत सारी चीज़ों पर इनको खुलेआम फ़रोख्त पर पाबंदी भी है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवा पाती हुकूमत। एक तो लोगों में ये तालीम देनी पड़ेगी उनको, और तालीम दी जाती है उनको कि ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि जो कानून है वो मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब वो इम्प्लीमेंट जो है, जब लोग खुद नहीं चाहेंगे कि ये इसको प्रैक्टिस करें, तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जोरी ज़बरदस्ती जो है वो तो फिर अपनाएंगे। सबसे अहम ये है कि लोगों को खुद को इल्म होना चाहिए कि इसका नुकसान क्या है, और उसके बेसिस के ऊपर वो डॉक्टर साहब, लोग तो कोरोना जैसी वबा में SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। ये तालीम देना तो लोगों को बहुत ही मुश्किल है कि कैंसर से कैसे बचना है, कवानीन की अमलदारी हमारे पूरे मुल्क में क्या हाल है, वो सब भी आपके सामने है। तो इसका कहीं कोई आसान हल नहीं है आपके पास मौजूद? का आसान हल ये है कि यहाँ मार्केट में जब चीज़ें मौजूद ही नहीं, जब मौजूद ही नहीं होंगी तो इतनी, यहाँ अगर समझ लो कि तो आएंगी भी कुछ मिकदार में, तो इतनी महंगी होंगी कि जो तबका जो इसको इस्तेमाल करता है वो कर ही नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आसानी से ये चीज़ें नहीं मिलती मार्केट में, तो आपको पता है वो जो छुप छुप कर मिल रही होती हैं, लोग तो तब भी जाकर लेते हैं, चूँकि अब ये चीज़ें एक नशे की हैसियत इख्तियार कर गई हैं। अब ज़ाहिर है ये तो लोगों को साइकोलॉजिकल थेरेपी की ज़रूरत है इससे निकालने के लिए। आपको लगता है कि इतनी आसानी से मुमकिन है? ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आसानी से मुमकिन है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम तालीम दें, लोगों के ऊपर काम करें, तो इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा और काफ़ी कम किया जाएगा। और डॉक्टर साहब, अगर गवर्नमेंट ने सख्त एक्शंस ना लिए, इन चीज़ों को ना रोका, तो फिर आने वाले 2-4 साल में, 5 साल बाद आप इसकी शरह कितनी बढ़ती हुई देख रहे हैं? क्या मज़ीद ये खौफनाक फिगर सामने आ सकते हैं हमारे? बिल्कुल, ये बढ़ता जाएगा। और अब भी आप देखेंगे कि अस्पतालों में अगर जाएँ, आप मैक्सिलोफेशियल वार्ड और ENT वार्ड्स में जाएँ, तो आप इन मरीज़ों की आदाद व शुमार देखेंगे कि वो पहले से कहीं ज़्यादा हो गए हैं, और नहीं रोका गया तो ये तो वो बढ़ते जाएंगे। इसके साथ साथ जो है इसोफेगस का कैंसर भी एक हद तक इसी की वजह से होता है, और वो भी बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो फिगर्स हैं कैंपस के और डाउ मेडिकल यानी कि सिविल हॉस्पिटल के, उसमें आप देखेंगे कि इसोफेगस का कैंसर ऊपर के कैंसरों में।
और डॉक्टर साहब ये देखते हैं हम कि पाकिस्तान से बाहर तो कुछ ममालिक में जो माइल्ड पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज भी मौजूद है। पाकिस्तान में क्या ऐसी कोई फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि चाहे वो केसेस माइल्ड हों या सिवियर हों उनका इलाज किया जा सके? बिल्कुल, फैसिलिटीज़ तो मौजूद हैं, लेकिन वो फिर जितना बढ़ा हुआ होता है कैंसर, जितना एडवांस होता है, तो उसमें फिर उतना ही मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना। और जितना जल्दी आता है कैंसर का पेशेंट, खासतौर से ओरल कैविटी का, उसको ज़्यादा आसान होता है कि उसका क्लियर किया जाएगा। सही, चलें, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो केसेस हैं ये बड़ी खौफनाक हद तक बढ़ रहे हैं और हुकूमत को अब इक़दाम उठाने होंगे और लोगों को खुद भी इस बारे में सोचना होगा कि वो किस तरह से अपने आप को मौत के करीब ले जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।